वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। हमने पिछले एपिसोड में नलिन बिलोचन शर्मा के जीवन के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज उसके लिखे गए 20 के दांत के बारे में पढ़ेंगे। सेन साहब की नई मोटर कार बंगलों के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई, स्टीमर इन जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 की आई, 7,000 में आई, 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मैम साहब की सख्त हिदायत है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांचों पांच 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 ठहरी और 100 भी लड़कियां। तहजीब तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। मिस्टर और मिसिस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। और उसके माता पिता को इस बात पर गर्व है कि वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वो दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि यह बात उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वह ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरक्कियां भी उसे कुछ सीखना चाहिए तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सैन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, क्या तुम लोग और मिसिस सेन की लड़कियां हैं? एक तुम लोग हो और मिसिस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में भी तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उसके मोटर की चमक दमक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीदी बुढ़ापे की आंखों का तारा है। या नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मरने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बुरे नहीं लगते। लेकिन मरने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। बात ऐसी थी कि सीमो, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उसके लिए घर के अलग नियम थे, दूसरी तरफ शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरा। कहने के लिए तो सैन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बुढ़ापे अपने बाप का बेटा ठहरा तो उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी।
बात यह है कि खोखा के दुलारिता स्वभाव के अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि सैन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सैन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो भी वे आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता है। अब देखिए ना, सैन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का है, 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल भेज दो। लेकिन मैंने अभी अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बड़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ ठोक पीट कर क्या करे। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों से काफ़ी औजारे से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोगों को यह नहीं समझते यही नहीं समझते हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन की वाकया है कि ड्राइंग रूम में सैन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार अखबार नसीब थे अखबार नवीस थे और सैनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उसका लड़का भी था, जो जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सैन साहब ने शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराते हुए थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उससे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है। उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सैन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐड कर रह गए। तब बाहर शोरगुल सुनकर सैन साहब उठने लगे तो उसके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सैन साहब का सफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सफर की ओर झपटता था। सैन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने सैन साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी
खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सैन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सैन साहब ने बड़े सैन साहब ने बड़े सैयद पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जा और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकालते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किराने के बेटे को सैन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सैन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। अभी भी सबने देखा सैन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सैन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। इस बत्ती के अंदर है क्या? सैन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों का अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं। देखते भी तो कुछ समझ पाते, उसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुंचे और सैन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े, फिर रुक गए। उसकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर चली गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सैन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ हिचकते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लाकर सूचना दी कि दूसरी और पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। कासू को काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता था, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ियां सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चले गए। सैन साहब और मिस्टर सिंह लॉन में कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सैन साहब को बतलाया कि कासू इधर चक्कों में हवा निकालने की हिमाकत जान ली थी और
मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि इन हरकतों को देखकर तो यह मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया। मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सैन साहब अंदर लौटा और सैन साहब अंदर लौटा तो बेरा को, मदन के पिता गिरधरलाल को, जो उसकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधरलाल आया और सैन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसा खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सैन साहब ने ठंडी बेलौज आवाज से कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और उसके सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा। ऐसे हीलर के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता। सैन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते हो। उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आती हुई मदन की चित्कार से सैनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलन पड़ने के कुछ झुंझलाकर पिता सैन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेर दूं। गिरधर ने ऐसे ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। भारत माता सैन की नींद उचट गई। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्हें भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का अर्थरुदन रुक गया था। खैरियत थी। उसकी सिसकियां सैनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेडब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कुत्ता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा, उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो,
हमें भी खेलना है। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं था। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था नहीं कर सकते थे। पर उन्हें अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है तो लट्टू तेरा, है भी लट्टू तेरे। जा अपने बाप की मोटर पर बैठ। कासू तेज में आ गया। वह उसी उम्र में नौकरों पर अपने बहनों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसे आप देखाना ताव मदन को एक घुसा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहत में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो एक मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालात में जब झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने खिलाफ ही करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने ना तो अपने दर्दमयी लीडर की मदद की, ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गई। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ते आहिस्ते घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिन से बुरे भी होगी। लेकिन आज मार बुरे और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था। वह अपने रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसे इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो। सैन ने फिर यही कहा,
आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। काम कल से काम छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की बात कोई मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजीब होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता वह। अब दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसके पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। बदन चौंक कर घुमा और मार खाने को तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुर के साथ मदन की ओर बढ़ता। मदन ने अपने दांतें खींच ली। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी के बदले बादल हट गए। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा। ये कहानी हमारा ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नए विषय के साथ। वंदे मातरम।